नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 5 में पिछली क्लास में हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम को पढ़ा था। आज की क्लास में हम सेल के बारे में अध्ययन करते हुए प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल तथा सेलों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल कैसे बनाए जाते हैं और साथ में ही विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टा में क्या संबंध है, इसे हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम श्रेणी क्रम व समांतर क्रम का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? सेल एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है। जब भी आप किसी विद्युत उपकरण को कार्य करवाना चाहेंगे तो आपको सेल की आवश्यकता होगी। जैसे आपकी जो हैंड वॉच होती है, हैंड वॉच में भी ड्राई सेल, शुष्क सेल लगाए जाते हैं। वो क्या करती है, उस मशीनरी को वर्क करवाती है। ऐसे ही आप यदि किसी टॉर्च का बल्ब जलाना चाहें तो हमें उसके अंदर निप्पो की बैटरी डालनी पड़ती है जिससे वो बल्ब जलता है। ऐसे ही हमारे घर के अंदर जो इन्वर्टर होता है उसमें भी एक प्रकार की बैटरी होती है। जो हमारी वाहन होते हैं, कार होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी एक प्रकार की बैटरी का उपयोग में लिया जाता है। बाइक ले लो, कुछ भी ले लीजिए। तो कहने का मतलब है कोई भी विद्युत उपकरण होता है, कोई मशीनरी होती है, उसको वर्क करवाने के लिए, कार्य करवाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आपूर्ति सेल के द्वारा की जाएगी। अब ये जो सेल होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, तो ये नॉन चार्जेबल है, नॉन चार्जेबल, ठीक है। और ये चार्जेबल है। जैसे प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं, जब हमारे शुष्क सेल होते हैं, जैसे आपकी बैटरी है, जब आप उसे पूरी की पूरी ऊर्जा यूज़ में ले लेते हैं तब उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। वो यूज एंड थ्रो होती है, हमें उन्हें वापस फेंकना पड़ता है या फिर नई बैटरी को काम में लेना पड़ता है। तो ऐसी बैटरीज जिन्हें हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, नॉन चार्जेबल है, वो प्राथमिक सेल है। जैसे घड़ी की बैटरी है, छोटे छोटे सेल होते हैं, शुष्क सेल। और ये जो प्राथमिक सेल होते हैं जो धारा देते हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, वो नियत धारा देते हैं। कौन सी विद्युत धारा देते हैं? नियत विद्युत धारा को प्रदान करते हैं। ये होते हैं प्राथमिक सेल। और जो द्वितीयक सेल होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, अर्थात इनसे यदि एक बार आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा लेते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद में आप उन्हें पुनः विद्युत ऊर्जा से चार्ज कर सकते हैं और उन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये है द्वितीयक सेल जो इन्वर्टर में काम आता है, इन्वर्टर में। ऐसे ही आपकी जो मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो भी द्वितीयक सेल है। एक बार यदि उसको वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे विद्युत सप्लाई के द्वारा पुनः क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल है, ठीक है। यदि हम लेक्लांशी सेल की बात करें जो हमारे लैब में बनते हैं तो वो कैसे होते हैं? देखो, हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, ये आपके प्रयोगशाला में होगा लेक्लांशी सेल। जो लेक्लांशी सेल होते हैं वे भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्राथमिक सेल होते हैं, ठीक है। इनसे एक कांस्टेंट सप्लाई ली जाती है विद्युत ऊर्जा की। तो आपके पास एक पात्र है और उस पात्र में हमने क्या कर लिया, पानी को ले लिया। जैसे ही हम इसको पानी के अंदर क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4+ और Cl- में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 रोड ले रहे हैं धातु की। ये मैंने 2 रोड ले ली, ये मैंने मिश्रण डाल दिया यहाँ से, मिश्रण अमोनियम क्लोराइड का। तो एक तो होगा आपका एनोड प्लस और एक होगा आपका कैथोड माइनस। एक होगा आपका कैथोड माइनस, एक एनोड प्लस होगा और एक कैथोड माइनस होगा। यदि आप यहाँ से वायर को खुला करते हुए
यहाँ से हम क्या कर दें, 2 वायर को ऐसे खुला कर दें और यहाँ से किसी भी विद्युत परिपथ को क्या कर दें, जोड़ दें। जैसे किसी चालक तार को जोड़ दिया तो ये एक प्रकार का सर्किट बन जाएगा, विद्युत परिपथ बन जाएगा और इसमें विद्युत प्रवाह होने लग जाएगा। तो ये जो हमने बनाया है ये एक प्रकार का सेल है, अमोनियम क्लोराइड से के मिश्रण से बना हुआ सेल। यह एक प्रकार से विद्युत अपघटयी सेल है, विद्युत अपघटयी सेल। विद्युत अपघटयी सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो NH4+ आयन है वो कैथोड माइनस की तरफ जाएंगे और जो क्लोरीन माइनस आयन है वो एनोड प्लस की तरफ जाएंगे। तो आवेशों के प्रवाह के कारण इस परिपथ में क्या हो जाएगा, विद्युत का निर्माण हो जाएगा और परिपथ पूर्ण हो जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ते हुए या किसी सेल की बात कर लें, जैसे ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, ये एनोड प्लस ये कैथोड माइनस। तो ये बैटरी ले लीजिए या ये सेल ले लीजिए, कोई भी जो सेल होंगे उसके ऊपर 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एक होगा उच्च विभव, एक होगा निम्न विभव। एक को एनोड प्लस कहेंगे, एक को कैथोड माइनस बोलेंगे। जब आपका सेल के जो टर्मिनल हैं, जब आपके सेल के जो टर्मिनल हैं खुली अवस्था में, जब आपके सेल के टर्मिनल क्या है, ओपन है, टर्मिनल ओपन है, खुली अवस्था में है, तब आपका परिपथ खुला परिपथ कहलाएगा। उस समय उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस समय जो सेल के टर्मिनल पर जो विभवांतर होगा, विभव का जो अंतर होगा, उसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, EMF। तो जब किसी बैटरी या सेल के टर्मिनल ओपन हैं, वो किसी विद्युत परिपथ से नहीं जुड़े गए हैं, उस समय सेल के टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर है, टर्मिनल के मध्य जो विभवांतर है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। इसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल E से। यदि आपका सेल का जो टर्मिनल है, आप यहाँ से वायरिंग लेते हुए और इसको किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। मान लेते हैं आपने ये चालक ले लिया और इससे आपने इसको जोड़ दिया, तो इसमें प्लस से धारा होते हुए माइनस में एंटर करेगी और परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। अर्थात आपका जो टर्मिनल है, अब आपने उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपने परिपथ को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब आपका परिपथ बंद है, पहले परिपथ खुला था, अब आपका परिपथ क्या है, बंद है। पहले परिपथ ओपन था, परिपथ बंद है। जब आपका परिपथ बंद होने लग जाता है या परिपथ बंद होने के बाद में परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग जाता है, उस समय टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे। टर्मिनल वोल्टता, ये यहां बताने लायक है और इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको बताया सेल कितने प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल क्या होते हैं और सेल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण जानकारियां, एक तो टर्मिनल वोल्टता और एक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कैपिटल E होगा किसी भी बैटरी के लिए और V होगी टर्मिनल वोल्टता। विद्युत वाहक बल जब यूज में लिया जाएगा जब आपका परिपथ खुला है और खुले परिपथ में टर्मिनलों के मध्य में जो विभवांतर है, टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है वह क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा। यदि आपका परिपथ बंद हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। उस कंडीशन में टर्मिनलों के ऊपर जो विभवांतर है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता। तो कुल मिला के बात यह है कि जब परिपथ खुला होगा तब EMF कहलाएगा और जब परिपथ बंद होगा तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, टर्मिनल वोल्टता, E एंड V। अब हम क्या करेंगे, हमारे किसी सेल के लिए एक सेल समीकरण को व्युत्पत्त करेंगे और उस सेल समीकरण की सहायता से सेलों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। अब हम सेल समीकरण पढ़ते हैं। सेल समीकरण, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ये सेल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से आप वायर लेते हुए और एक प्रतिरोध से इसको क्या करते हैं,
संयोजित करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बैटरी ली है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है E। पहले ये ओपन है, आप इससे वायर लेते हुए प्रतिरोध R से इसको संयोजित करते हैं और परिपथ बंद कर देते हैं। जैसे ही परिपथ बंद करते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है I। जैसे I विद्युत धारा इसमें एंटर होगी तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V, और V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। ये आपको पता ही है। ठीक है, तो E विद्युत वाहक बल हो गया बैटरी का, I इसमें प्रवाहित धारा हो गई और R इसका रेजिस्टेंस हो गया। साथ में ये जो बैटरी होती है इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो किसी भी सेल का खुद का प्रतिरोध जिसमें वह क्या करे, आवेश वाहकों को प्रवाहित होने में क्या करे, बाधा पहुंचाए खुद की प्रकृति के हिसाब से, उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो इसका मतलब कोई भी जब हम सेल या बैटरी बनाएंगे तो उसके अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस भी काउंट होगा, स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध। यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हम एक ऐसा सेल बनाना चाहेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो, जिससे उसमें प्रवाहित जो आवेश हों वो आराम से या इजीली क्या हो सके, उसमें प्रवाहित हो सके। तो कोई भी एक सेल होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, न्यूनतम हो, जिससे आवेश वाहक आराम से या इजीली क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ये आंतरिक प्रतिरोध मैंने इसको यहाँ पे परिभाषित किया है। तो यदि मैं यहाँ पर सेल समीकरण लिखूँ, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये सेल समीकरण है। यहाँ पे V है टर्मिनल वोल्टता, यहाँ पे V है टर्मिनल वोल्टता, और E क्या चीज़ है, EMF, विद्युत वाहक बल। ये भी एक प्रकार की वोल्टेज है, लेकिन आपको पता है कि V बराबर आई आर होता है, तो I तो इसमें प्रवाहित करंट होगी, लेकिन R क्या चीज़ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये वाला पद सेल के आंतरिक प्रतिरोध या सेल से संबंधित है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, वोल्टता ही है, ये भी एक प्रकार की वोल्टता ही है। तो ये सेल समीकरण है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, आपको इसे याद करना है। अब इस सेल समीकरण की सहायता से हम सेलों के श्रेणीक्रम व समांतर क्रम संयोजन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। अगर यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहिए सेल का, तो कितना होगा, V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से आई आर कितना होगा, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ई माइनस वी, और आर कितना हो जाएगा, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई। तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो E भी वोल्टेज है, V भी वोल्टेज है, बट E आपका बैटरी का विद्युत वाहक बल है और V क्या चीज़ है, टर्मिनल वोल्टता। तो आप इससे आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी निकाल सकते हैं। आपका श्रेणीक्रम संयोजन, सेल का श्रेणीक्रम संयोजन। हम क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं, दो बैटरी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। ये पहला सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 है। ऐसा कह सकते हैं। ये कंप्लीट आपका पूरा का पूरा सेल हो गया, ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये सेल का संकेत चिन्ह हो गया, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब हम दूसरा सेल लेते हैं, प्लस एंड माइनस, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2। ये आपका सेकंड सेल हो गया। तो आपके पास दो सेल हैं। यदि आप क्या करते हैं, प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से द्वितीय सेल के धनात्मक टर्मिनल को ऐड करते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का। जब भी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो ऊर्जा या पावर को या विद्युत आपूर्ति के लिए जो आपकी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए आपको, उसका मान बढ़ा सकते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की सहायता से। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर हम क्या करेंगे, दो बैटरियों को संयोजित करके और इसको किसी बाहरी प्रतिरोध R से क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। तभी तो आपकी जो करंट होगी वो इसमें से प्रवाहित होगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत ऊर्जा की क्या होगी, खपत होगी, उपयोग होगा। तो ये आपके सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का क्या होगा, डायग्राम होगा।
यदि हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहें, टोटल ईएमएफ और टोटल आंतरिक प्रतिरोध, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम सेल के लिए समीकरण हम क्या लिखेंगे? प्रथम सेल के लिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से, ये प्रथम सेल के लिए और ये द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, पहले का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे का E2, पहले की टर्मिनल वोल्टता और दूसरे की टर्मिनल वोल्टता। अब हमें यहाँ पर गौर करना है। आपको ये पता होता है जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होती है? समान होती है। विद्युत धारा क्या रहेगी? समान रहेगी, जबकि वोल्टता क्या रहेगी? अलग अलग, दैट इज V1 और V2। तो हमने क्या किया है? सेल समीकरण से प्रथम सेल व द्वितीय सेल के लिए सेल समीकरण को लिख लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? टोटल वोल्टेज लेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जब हम इसे ऐड करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा? E1 प्लस E2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, I को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे R1 प्लस R2। तो यदि आप इसकी तुलना करें तो ये तो आपका हो गया V, ये आपका हो गया कैपिटल E, टोटल तुल्य विद्युत वाहक बल, और ये हो गया आपका I, और ये आपका होगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो वापिस हमारे पास वही स्टैंडर्ड समीकरण बन गई है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। तो E1 प्लस E2, हमारे पास दो सेल हैं, अगर आप 3 या 4 सेल लेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सभी का EMF जुड़ जाएगा और हमारे पास जो एनर्जी होगी विद्युत आपूर्ति वो हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना भी आंतरिक प्रतिरोध होगा वो सभी का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 EN और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN ज्ञात किया है। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। मान लेते हैं आपके पास एक सेल है, ये आपके पास सेकंड सेल है। आपके पास जो प्रथम सेल है उसका विद्युत वाहक बल E1, सेकंड सेल का विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R1, आंतरिक प्रतिरोध कितना? R2। जब आप दो सेलों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से संयोजित हो, तो यह क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन करके हम क्या करेंगे? इसे एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित कर देंगे, जिससे यहाँ पर विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें से जो करंट प्रवाहित होगी वो I1 होगी, इसमें से जो करंट प्रवाहित होगी वो क्या होगी? I2। I1 और I2 यहाँ पर कंबाइंड होकर यहाँ पर क्या करेगी? टोटल करंट I का निर्माण करेगी। यहाँ से प्रवाहित होते हुए फिर से पुनः यहाँ पे I1 चली जाएगी और यहाँ पर कितनी आ जाएगी? I2। इस प्रकार से इस परिपथ में विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। तो पिछले टॉपिक में हमने V बराबर V1 प्लस V2 किया था, क्योंकि वहाँ पर वोल्टता अलग अलग थी। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा? यहाँ पे वोल्टता तो समान होगी परंतु धारा क्या होगी? भिन्न भिन्न, दैट इज I1 और I2। तो हम क्या कर रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं सेल समीकरण से। यदि मैं प्रथम सेल के लिए बात करूं तो V इज इक्वल टू क्या होगा? E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। इसी प्रकार सेकंड सेल के लिए V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पहले का R1 दूसरे का R2, पहले की करंट I1 दूसरे की I2, विद्युत वाहक बल E1 विद्युत वाहक बल E2, जबकि वोल्टेज क्या होगी? समान। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैं करंट का मान निकालना चाह रहा हूँ। करंट का मान I1 कितना होगा? करंट का मान I1 क्या होगा? E1 माइनस V, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय I1, सॉरी R1, ओके। इसी प्रकार यहाँ से आपकी I2 का मान कितना आएगा? A2 माइनस V अपॉन कितना आएगा? R2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड।
आप I1 और I2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से। यहाँ पे टोटल करंट I क्या होगी, I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। यही है, मैंने करंट की वैल्यू निकाल के और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से वोल्टेज को कॉमन ले रहा हूँ, I इज इक्वल टू, और यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये एक साथ लिख लिया मैंने, और यहाँ से माइनस को V को कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हम ले लेते हैं LCM। अगर मैं यहाँ पे LCM लूँ तो LCM की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, I इज इक्वल टू में क्या चलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V एंड LCM कितना आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। एग्जैक्ट है, मैंने क्या किया, यहाँ पर LCM ले लिया है, वो इक्वेशन प्राप्त कर ली है। अब हम क्या करना चाहेंगे, इस समीकरण को वापस उसी समीकरण में ढालना चाहेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर में। फिर उससे कंपेयर करेंगे और ये पता चलेगा कि समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आप इसे नोट कर सकते हैं, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये टर्म मैं इधर लेके आ गया, और E1 R2 अब प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये एग्जैक्ट है। और I को मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इस प्रकार से, तो हमारे पास कुछ तो टर्म है वो आ चुकी है। V इज इक्वल टू E माइनस आई, हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का पद नहीं है। अब मैं इस टर्म को यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रांसफर करूँगा, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। जब ये यहाँ पर नीचे आएगी तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है, अब ये वाली टर्म यहाँ पर भी आएगी, माइनस का I अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। एग्जैक्ट है, तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपकी फाइनल समीकरण है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये तो आपका बन जाएगा तुल्य विद्युत वाहक बल E, और ये आपका बन जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई और ये R आंतरिक प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य विद्युत वाहक बल होता है, टोटल EMF कितना होता है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, जबकि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, सेल से संबंधित सेल समीकरण, सेल का सामान्य परिचय, सेलों के श्रेणीक्रम व समांतर क्रम संयोजन को पढ़ा। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल तथा चैप्टर नंबर 6 को हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेते रहें। धन्यवाद।